आज फिक्र की बहुत सारी खबरें और यकीन मानिए आज सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। और जो खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं वो आपको हैरान करने वाली लगेंगी। आज फिक्र का फोकस बेटियों की सुरक्षा से है। बंगाल से लेकर बदलापुर तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक, मां भारती की बेटियां आखिर कहां पर महफूज हैं, सुरक्षित हैं। कोलकाता के बाद महाराष्ट्र बेटियों से दुराचार पर कैसे सुलगने लगा, इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। और ग्राउंड जीरो मतलब जहां पर जो कुछ भी लोग वहां पर मौजूद थे वहां से लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे। आज कोलकाता रेप और हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट एकदम फायर मोड में था। सरकार से, प्रशासन से आज सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल किए। सीजीआई चिंतित दिखे, उन्हें कहना पड़ा कि आरोपी किसी जानवर से कम नहीं। अदालत ने एक टास्क फोर्स भी बनाई है। सारी डिटेल हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। मोदी सरकार ने सीधी भर्ती का विज्ञापन वापस ले लिया है। यूपीएससी ने 45 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन पीएम मोदी के निर्देश पर विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। अब सीधी भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव होंगे। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार ने यह फैसला विपक्ष के दबाव में लिया है। अजमेर में 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े गैंगरेप और ब्लैकमेल केस में कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। वर्ष 1992 में 100 से ज्यादा छात्राओं से गैंगरेप की वारदात हुई। और अफ्रीका से चला मंकी पॉक्स वायरस अब फिक्र के फोकस में है, क्योंकि अब इस वायरस पर केंद्र सरकार ने खतरे का सायरन बजा दिया है। एयरपोर्ट के साथ दिल्ली के कई अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकारों को सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि 1 साल के अंदर मंकी पॉक्स वायरस की वैक्सीन बना ली जाएगी। एक बड़ी खबर राजनीति के गलियारे से भी है। बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। हरियाणा से किरण चौधरी और राजस्थान से रवनीत बिट्टू को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन उम्मीदवार होंगे। एक्सक्यूज मी। और बाबा अमरनाथ के भक्तों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 52 दिनों तक चली यात्रा में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जबकि 2023 में 4.5 लाख लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे। छड़ी मुबारक की रस्म के साथ अमरनाथ यात्रा संपन्न हो गई है। शुरुआत एक चिंताजनक खबर से, बल्कि आज हम ये जो आपके सामने खबरें लेकर आए हैं वो निश्चित तौर पर आपको समझनी चाहिए, देखनी चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर फॉल्ट लाइंस कहां पर है। फॉल्ट लाइंस आपको पता है ना, जब कहीं भूकंप आता है उससे पहले फॉल्ट लाइंस दिखनी शुरू हो जाती हैं और लगता है कि यहां पर भूकंप आएगा, फॉल्ट लाइन से डिसाइड होता है। तो देखिए और समझिए कि चाहे वो बदलापुर हो या कोलकाता हो, फॉल्ट लाइंस कहां पर हैं। आज सबसे पहले देश में बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की फिक्र जरूरी है। हमारा फोकस इस सवाल पर है कि चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, सड़कें हो या कोई बाजार हो, बेटियां कहीं भी महफूज क्यों नहीं हैं। राज्य बदल जाते हैं लेकिन बेटियों की सुरक्षा को लेकर हालात क्यों नहीं बदलते। महाराष्ट्र में ठाणे के बदलापुर में जो हुआ उसने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। यहां नर्सरी में पढ़ने वाली 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण की खबर आग की तरह फैल गई। और इसके बाद दिन में 29 डिग्री के तापमान वाला बदलापुर सड़कों सैकड़ों लोगों के आक्रोश से उबलता ही चला गया। स्कूल से लेकर सड़क और रेलवे ट्रैक तक सब जगह नाराज लोगों का गुस्सा पूरे सिस्टम पर फूट पड़ा। हजारों की संख्या में गुस्साए लोगों ने ऐसा उग्र प्रदर्शन किया कि सिस्टम हिल गया। आपको दिन भर ट्रेंड कर रहे बदलापुर की एक खबर डिटेल में बताएंगे। वहां पर लोगों के बीच में हमारे रिपोर्टर्स थे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। मुंबई से लगभग 60 किलोमीटर दूर बदलापुर में एक नर्सरी स्कूल है जिसका नाम है आदर्श विद्या मंदिर। यहां काम करने वाले 23 वर्ष के एक सफाई कर्मचारी का नाम अक्षय शिंदे। अक्षय शिंदे पर आरोप है कि 16 अगस्त को उसने यहां पढ़ने वाली 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण किया। बच्चियों के माता पिता ने एक दिन बाद यानी 17 अगस्त को इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन आरोप है कि पुलिस शुरुआत में केस दर्ज करने में ही ढीला रवैया अपनाती रही।
एक्शन लेने के बजाय पीड़ित बच्चियों के माता पिता को ही 12 घंटे तक थाने में बिठाकर रखा। इसके बाद यह मामला और बढ़ा, लोगों का विरोध तेज हुआ तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने पर मजबूर हो गई और आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक कानून ने अपना काम किया, लेकिन नाराज लोगों को इंसाफ की उम्मीद नहीं जगी तो बदलापुर में हर जगह हिंसा, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी वाली तस्वीरें दिखी। ये सारी बात भरोसे की है। जब लोगों को सिस्टम समाधान के लिए तत्पर दिखता है तो वो भरोसा करते हैं, लेकिन अगर लापरवाही दिखती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। कोलकाता की तरह इस घटना ने भी बहुत से सवाल उठाए हैं और लोगों में आक्रोश पैदा किया है, जो कि यहां पर इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। बदलापुर में आज हिंसक प्रदर्शन की शुरुआत उसी स्कूल से हुई। पहले तो कई माता पिता स्कूल से बच्चों की सुरक्षा की गारंटी की मांग को लेकर वहीं धरने पर बैठे, गेट पर इकट्ठे होकर अपना गुस्सा जाहिर करने लगे। स्कूल प्रशासन से मांग करने लगे कि भविष्य में ऐसी किसी और बेटी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर नारेबाजी होने लगी। इसके बाद देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक होता चला गया। यहां पहुंची कई बेटियों ने खुद लाठी डंडे लेकर स्कूल पर धावा बोल दिया। स्कूल के अंदर जिस को जो भी सामान मिला उसे तहस नहस कर दिया। स्कूल की खिड़कियां, स्कूल की मेज कुर्सियां, अलमारी, हर चीज प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर आ गई। पुलिस के सामने ही स्कूल के अंदर सैकड़ों की भीड़ ने हमला कर दिया। स्कूल प्रशासन की ओर से कोई ठोस रुख ना अपनाए जाने के कारण अभिभावक इतने ज्यादा नाराज थे कि हंगामा स्कूल के बाहर भी देर तक चला। इस बार मोर्चा सीधे पुलिस वालों से था। भीड़ को शांत करने पहुंची पुलिस से हिंसक झड़पें होने लगी और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। बदलापुर में पुलिस फोर्स को एक चुनौती रेलवे स्टेशन पर भी मिली। यहां सैकड़ों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर उतर गई, चक्का जाम कर दिया। पटरियों पर प्रदर्शन के कारण ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई। कल्याण बदलापुर लोकल ट्रेन सर्विस ठप हो गई। इस दौरान जब पुलिस के जवानों ने भीड़ को हटाने की कोशिश की तो सिस्टम से नाराज लोगों का गुस्सा पुलिस वालों पर ही फूट पड़ा। भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस को यहां भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हालात इतने बिगड़े कि खुद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन प्रदर्शनकारियों से मिलने गए और प्रदर्शन खत्म करने की अपील की, लेकिन लोगों ने आरोपी की फांसी की मांग करते हुए पीछे हटने से इनकार कर दिया। फांसी का फंदा लहराते हुए प्रदर्शनकारी वहीं पर डटे रहे। बदलापुर में कई संगठनों ने आज विरोध में बंद बुलाया था। सबकी यही मांग है कि आरोपी को फांसी हो, लेकिन इस मामले में पुलिस और सरकार की तरफ से अब तक क्या क्या एक्शन हुआ वो भी आपको बताना जरूरी है। आरोपी अक्षय शिंदे को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक्शन में देरी की वजह से सीनियर इंस्पेक्टर, एसआई और हवलदार को सस्पेंड कर दिया गया। स्कूल प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला कर्मचारी को निलंबित किया गया। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। साथ ही इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए कहा गया। इस पूरी खबर पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं, फिर यह बताएंगे कि बेटियों की सुरक्षा पर कैसे महाराष्ट्र में राजनीतिक कलेश शुरू हो चुके हैं। ठाणे के बदलापुर में एक प्राइवेट स्कूल में दो मासूम बच्चियों के साथ में दुष्कर्म की घटना के बाद में पूरे इलाके में रोष है, लोगों में नाराजगी है। सबसे बड़ी तस्वीर जो है बदलापुर रेलवे स्टेशन की है, जहां पर प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि आम लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। सामने देखिए यहाँ पर किस तरह की तस्वीर है। बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा है और नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो है ढिलाई बरती गई है। उसका सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है, उन्होंने कोई सहकार्य नहीं किया है और पुलिस प्रशासन भी कोई उनको सामने नहीं लेके आ रहा है। जो आरोपी पकड़ा है कि नहीं पकड़ा वो भी लोगों को पता नहीं है। क्या मांगे हैं, क्या चाहते? सुबह 6 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग को बस फांसी चाहिए ताकि आगे चल के वो किसी और बच्ची के साथ ना कर पाए। फांसी मिलनी चाहिए, उसकी जगह कुछ चाहिए नहीं। फांसी होना चाहिए। अगर उसको फांसी होएगा आंदोलन बंद हो जाएगा। तो ऐसा होएगा तो बच्चे लोग ने पढ़ने का नहीं, क्या औरत लोग ने फांसी होना ही चाहिए। अगर उसको फांसी नहीं होएगा तो हमारे हाथ में दो। बदलापुर की घटना से महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है।
सीएम एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया कि केस को फास्ट ट्रैक में भेजा जाएगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाए हैं कि जिस स्कूल में वारदात हुई वो स्कूल बीजेपी से संबंधित है, इसीलिए ढीली कार्रवाई हो सकती है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केस की जांच वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी गई है। तो महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वाडेटीवार ने आरोपी को 3 महीने के भीतर फांसी की सजा देने की मांग की। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हो चुका है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अध्यक्ष राज ठाकरे ने सवाल पूछा कि पुलिस को केस दर्ज करने में 12 घंटे क्यों लग गए। यानी ये मामला बढ़ता जा रहा है और खबर यह भी है कि कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन बदलापुर जा सकता है। अलकलामा मुंबई में है, वो कुछ महिला सांसदों के साथ बदलापुर का दौरा कर सकती हैं। यानी कल का दिन भी हंगामेदार रहने वाला है। या संदर्भात सिनियर IPS ऑफिसर आरती सिंग ज्या IG लेवलचे ऑफिसर आहेत त्यांना नियुक्त केलेलं आहे। या संदर्भात तात्काळ चार्जशीट दाखल केली जाईल अशा प्रकारचे निर्देश देखील देण्यात आलेले आहेत। फास्ट ट्रैक कोर्टाची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव देखील नहीं, ये कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है और जो छोटे छोटे बच्चों पे अत्याचार होता है वो पूरे महाराष्ट्र को एक शर्म आनी चाहिए। ऐसी घटना ये पुलिस विभाग की आज कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। 18 को जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहाँ की जो सीनियर PI है उनको ट्रांसफ़र किया गया है। ये जो आरोपी है जिसका नाम अक्षय है, ये अक्षय को पुलिस ने अरेस्ट किया है। जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो, कोयता गैंग हो, आप देखिए क्राइम इस राज्य में बढ़ता जा रहा है और क्राइम की जिम्मेदारी किसी होम मिनिस्ट्री पे है। तो महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री दोनों को जवाब देना पड़ेगा। जब जब देवेंद्र जी होम मिनिस्टर होते हैं हमेशा लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर। और बदलापुर के बाद अब आपको बंगाल लेकर चलते हैं। यहाँ ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या में इंसाफ की अंतिम आस आज सुप्रीम कोर्ट से जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कैसे आज सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस, ममता सरकार और केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे। लेकिन ये पूरी जानकारी देने से पहले आपको 20 सेकंड का एक वीडियो दिखाते हैं जो TV9 के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा होगा कि जब अन्याय होता है तो कोर्ट के प्रति भरोसे का इंडेक्स कितनी ऊंचाई पर होता है। ये तस्वीर दिल्ली के RML अस्पताल की है। कोलकाता कांड से नाराज रेजिडेंट डॉक्टर यहां 9 अगस्त से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो प्रदर्शनकारी डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग देखते मिले। वो बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल की दलीलों को टीवी स्क्रीन पर ध्यान से सुन रहे थे। उन दलीलों पर CGI के पूछे गए कठोर सवालों को नोट कर रहे थे। इस वीडियो को खबर की शुरुआत में दिखाने का एक विशेष अर्थ है। आप सोचिए कि जब सरकार और प्रशासन सबसे न्याय की उम्मीद टूट जाती है तब देश की जनता न्यायपालिका की ओर के नजरों से देखती है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। खासतौर से देश भर के डॉक्टर्स नाराज हैं। उनके अंदर बढ़ते असंतोष और एक बेटे को न्याय दिलाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और मेरिट पर केस की सुनवाई करते हुए न सिर्फ बंगाल सरकार, कोलकाता पुलिस, RG कर अस्पताल प्रशासन हर किसी से गंभीर सवाल पूछे, बल्कि कड़ी टिप्पणी के साथ सबको फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुबह 11 बजे इस मामले की सुनवाई की। ममता सरकार की ओर से कपिल सिब्बल वकील जो है वो कोर्ट में पेश हुए और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में मौजूद थे। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश ने वारदात पर मार्मिक टिप्पणी करते हुए कहा कि 9 अगस्त की क्रूरता ने अंतरात्मा को झकझोर दिया है। यह केस भयानक है। आरोपी जानवर था। इसके बाद उन्होंने बंगाल पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। कहा कि ट्रेनी डॉक्टर के शव को सौंपने के 3 घंटे बाद FIR दर्ज क्यों की गई।
एफआईआर में हत्या की बात स्पष्ट क्यों नहीं थी? क्राइम सीन को कवर क्यों नहीं किया गया? हजारों लोग अस्पताल में घुसे तब पुलिस कहां थी? इसके बाद बंगाल सरकार पर सवालों की फायरिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अस्पताल में इतनी बड़ी वारदात के बाद भी सरकार तोड़फोड़ और हिंसा क्यों नहीं रोक पाई? डॉक्टर्स पर सख्ती क्यों की गई? अस्पतालों में सुरक्षा मानक पर्याप्त क्यों नहीं थे? इमरजेंसी वार्ड में हमेशा हिंसा का डर क्यों रहता है? अस्पताल प्रशासन को भी फटकार लगाते हुए कहा कि पीड़ित माता पिता को शव क्यों नहीं दिया गया? जब यह मर्डर था तो पहले खुदकुशी बताने की कोशिश क्यों की गई? आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल ने सुसाइड बताने की कोशिश क्यों की? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई और फैसले भी दिए। सीजीआई ने कहा कि डॉक्टर्स की सुरक्षा राष्ट्रहित का मुद्दा है। बदलाव के लिए एक और विभत्स घटना का इंतजार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि सीबीआई कोर्ट में 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। यह भी कहा कि जांच इस समय नाजुक दौर में है, इसीलिए डायरेक्ट रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देर तक चली। हर पक्ष की ओर से लंबी लंबी दलीलें दी गई, लेकिन सबसे मारक सुप्रीम कोर्ट के वो सवाल थे जो ममता सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल से पूछे गए, और कपिल सिब्बल का जवाब भी दिलचस्प रहा। सुनवाई की शुरुआत में ही मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या एफआईआर में कहा गया है कि यह हत्या थी? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि अप्राकृतिक मौत का मामला तुरंत दर्ज किया गया, जो कि एफआईआर में है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि देर रात तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। कपिल सिब्बल ने सवाल पर कहा कि यह सही नहीं है, 50 एफआईआर दर्ज की गई थी। सीजीआई ने यह भी पूछा कि आरजेकर अस्पताल में घटना के अगले दिन डॉक्टर विरोध कर रहे थे और भीड़ ने अस्पताल पर हमला किया, महत्वपूर्ण सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया। कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी है सब सही नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी पूछा कि आप प्रिंसिपल के साथ क्या करना चाहते हैं? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि न्यायालय जो भी करना चाहेगा वो किया जाएगा। सुनवाई के दौरान सीजीआई का गुस्सा भी देखने को मिला। उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि मिस्टर सिब्बल, यह बहुत गंभीर मामला है। पश्चिम बंगाल सरकार इतनी बेखबर कैसे हो सकती है? महिला डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई और पुलिस वहां से भाग गई। इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि अस्पताल के बाहर 150 पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन जब 7000 से ज्यादा लोगों ने वहां हमला किया तो और फोर्स की जरूरत थी, और जब तक और फोर्स मिलती तब तक घटना हो चुकी थी। इसी तरह के कई और सवाल जो पुलिस और बंगाल सरकार पर आज सुप्रीम कोर्ट में उठे, जैसे कि माता पिता को बेटी का शव तुरंत क्यों नहीं देखने दिया गया, हड़बड़ी में शव का अंतिम संस्कार क्यों किया गया, इंसाफ की बात करने वाले लोगों को नोटिस क्यों भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस के बहाने पूरे देश में डॉक्टर्स की सुरक्षा पर चिंता भी जताई और केंद्र सरकार से कुछ सवाल भी किए। ये जानकारी देने से पहले कोलकाता केस में आज की पॉलिटिकल फाइल्स दिखाते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला जो क्वेरी थी वो ये थी कि एफआईआर कितने समय पर लॉन्च हुई और उसमें डिले रहा है एफआईआर में, तो स्टेट द्वारा अपना पक्ष रखा गया। नेशनल टास्क फोर्स इन पे विचार करेगी, एक प्रोटोकॉल बनेगा टू प्रिवेंट एनी अदर थ्रेट। जो आज हुआ है, इस टाइम हुआ है, दे कैन नॉट वेट फॉर द सेम थिंग कि फिर से ऐसा कुछ हो। आज न्यायालय ने जिस प्रकार केंद्रीय सुरक्षा बलों को उस कॉलेज की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है, इससे बहुत साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस की जो नैतिक आधार था वो स्वतः ध्वस्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट এটা কিন্তু সারা দেশের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থাপনার কথা বলেছেন, যে পদক্ষেপের কথা বলেছেন, আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। सभ्य समाज में यहाँ का सरकार जिस ढंग से व्यवहार किया है, ये बहुत ही चिंताजनक और खतरनाक विषय है। How such a crime could take place when the health department, the police department are all under the chief minister, and the chief minister should give an answer.
सियासत अपनी जगह है एक्सक्यूज मी, लेकिन डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टास्क फोर्स कैसे काम करेगी? इस टास्क फोर्स में 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेंगे। नेशनल टास्क फोर्स को 13 पॉइंट्स पर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इसमें डॉक्टर्स के अलावा भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के अध्यक्ष भी शामिल हैं। कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से भी डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सवाल पूछा। केंद्र से पूछा कि अस्पतालों में सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? क्या प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुविधा है? रेस्ट हाउस की संख्या कितनी है? क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या अस्पताल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? मरीजों की समस्या के समाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है या नहीं? क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस चौकी है? क्या समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनल कमेटी है? टास्क फोर्स बनाना सही है, लेकिन देश भर में बेटियों की सुरक्षा की गारंटी अलग अलग राज्यों की सरकारों को और प्रशासन को भी अपने स्तर पर देनी होगी, क्योंकि बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ठाणे के बदलापुर में बच्चियां स्कूल गईं तो वहां यौन शोषण किया गया। कोलकाता के अस्पताल में नाइट ड्यूटी के दौरान लेडी डॉक्टर का रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। यूपी के आगरा में एक बेटी स्कूटर से सड़क पर निकली तो उसे बदमाशों ने घेर लिया, छेड़छाड़ की। देहरादून में 16 साल की नाबालिग लड़की से बस में सफर के दौरान गैंगरेप की वारदात हुई। और तहजीब के शहर लखनऊ में कुछ हफ्ते पहले जब एक महिला बारिश में बाइक पर बाहर निकली तो बदमाशों ने उसे बीच सड़क पर रोककर जमीन पर गिरा दिया। अभद्रता की। आप कोई ऐसी जगह बताइए जहां बेटियां सुरक्षित हैं। सच यह है कि बेटियां कहीं भी इस भरोसे के साथ नहीं जाती कि वो महफूज रहेंगी, और जब तक वो सुरक्षित घर नहीं लौट आती तब तक उनके माता पिता भी डरे सहमे रहते हैं। और न जाने कब कोलकाता जैसा कुछ हो जाए, न जाने कब बदलापुर हो जाए। तो इस शो को शुरू करने से पहले मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, जवाब आपको पता लग गया होगा। फॉल्ट लाइंस कहां हैं? फॉल्ट लाइंस हमें अपने अंदर ढूंढनी होंगी सबसे पहले। अब खबरों की दिशा को वॉर जोन की तरफ मोड़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन दौरे की। कल से शुरू होने जा रहे इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। TV9 की टीम ऑलरेडी पहले पोलैंड और फिर यूक्रेन पहुंच चुकी है। मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल देखी जा रही है। कल 45 वर्ष बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वॉर्सो की धरती पर कदम रखेगा। 21-22 अगस्त को 2 दिवसीय पोलैंड दौरे के बाद पीएम मोदी कीव पहुंचेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी पोलैंड से ट्रेन के जरिए 10 घंटे का सफर तय करके यूक्रेन जाएंगे। नरेंद्र मोदी 30 वर्ष बाद यूक्रेन जा रहे हैं। पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की वेबसाइट पर पीएम मोदी के कीव दौरे से जुड़ी आधिकारिक जानकारी शेयर की गई है। एक्सक्यूज मी। लिखा गया है कि 23 अगस्त को यूक्रेन के फ्लैग डे के मौके पर भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन के आधिकारिक दौरे पर आएंगे। द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में यह किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा होगा। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर बातचीत की जाएगी। भारत और यूक्रेन के बीच कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ज़ेलेंस्की के न्योते पर ही यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा उनके रूस दौरे से ठीक 44 दिन बाद हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से गले मिलते हैं तो ज़ेलेंस्की नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक नहीं हो रहा। लेकिन अब जो तस्वीर आप देखने वाले हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक है, और ज़ेलेंस्की को भारत की क्यों जरूरत है यह हम आपको आगे बताने वाले हैं। यह ऐसे वक्त में है जब यूक्रेन ने बीते दिनों में रूस की सीमा में घुसकर हमले तेज कर दिए हैं। कुर्स्क में दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन ने रूस के कुछ इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। आशंका जताई जा रही है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के मायने क्या हैं? एक लाइन में कहें तो रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की नीति सर्वथा शांति संदेश है। पिछले महीने ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रेई यरमैक ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी यूक्रेन में शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यूक्रेन को पीएम मोदी से ये उम्मीद क्यों है, इसे जानने के लिए इस जंग में भारत का स्टैंड समझना जरूरी
एक्सक्यूज मी, भारत युद्ध की शुरुआत से बातचीत के जरिए समाधान का पक्षधर रहा। भारत का मानना है कि दोनों देशों की आपसी बातचीत से निकला कोई ऐसा रास्ता ही एकमात्र समाधान हो सकता है जो दोनों को स्वीकार्य हो। बाकायदा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से भी किया था और बड़ा जोर देकर कहा था कि बातचीत ही एक समाधान। भारत ने हमेशा कहा कि यह युग युद्ध का नहीं। इंटरेस्टिंग बात क्या है जो हम आपको बताना चाह रहे थे, आखिर जेलेंस्की को प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से क्या फायदा होगा? जेलेंस्की भारत की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अब आपको यह समझना जरूरी है कि जेलेंस्की चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ में यूक्रेन को समझने की कोई कोशिश करे। ग्लोबल साउथ में जेलेंस्की चीन के ऊपर उतना यकीन नहीं करते हैं और ग्लोबल साउथ में अगर कोई एक देश है जिसके ऊपर जेलेंस्की नजर गड़ाए बैठे हैं, जो लगता है कि ग्लोबल साउथ में इन्फ्लुएंस होल्ड करता है, वो है भारत। पीएम मोदी ने जुलाई में रूस दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन के सामने भी साफ शब्दों में कहा था कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। इससे पहले एससीओ समिट में भी पुतिन के आगे पीएम मोदी शांति की बात कर चुके हैं। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे का एजेंडा शेयर करते हुए विदेश मंत्रालय ने यही कहा है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की बात करता आया है और बातचीत से ही समाधान का पक्ष है। You know, India has maintained a very clear and consistent position that diplomacy and dialogue can resolve this conflict and which can lead to enduring peace. So dialogue is absolutely essential. युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होता। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुर्स पर हमले के बाद एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। बड़ा घटनाक्रम यह है कि बाकायदा पुतिन ने यह कह दिया है कि वो अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा एक आइस ब्रेकिंग मोमेंट हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ही वो एकमात्र ग्लोबल लीडर हैं जो पुतिन और जेलेंस्की दोनों दुश्मन राष्ट्र के बीच राष्ट्र के नेताओं के सामने शांति का प्रस्ताव रख चुके हैं। हालांकि जो जेलेंस्की आज पीएम मोदी को युद्ध का समाधान निकालने की उम्मीद से न्योता देकर अपने देश बुला रहे हैं, इन्होंने 9 जुलाई को पीएम मोदी के रूस दौरे के समय उनकी निंदा भी की थी। पीएम मोदी और पुतिन के गले लगने वाले दृश्यों को शांति की कोशिश के लिए झटका बताया था। तब से लेकर अब तक युद्ध क्षेत्र में काफी तस्वीर बदल चुकी है। अब जेलेंस्की भी समझ रहे हैं कि युद्ध के समाधान का रास्ता पीएम मोदी से होकर ही गुजरता है। इसीलिए जेलेंस्की उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल भारत का स्टैंड साफ है कि वो किसी एक पक्ष के हित की बात नहीं करेगा, बल्कि दोनों के लिए स्वीकार्य समाधान का रास्ता खोजने में मदद करेगा। पीएम मोदी पोलैंड और यूक्रेन दोनों देशों के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन युद्ध के कारण उनके कीव दौरे की चर्चा ज्यादा है। इस बीच पीएम मोदी के पोलैंड दौरे को इतिहास वाले लेंस से देखना जरूरी है, तब आप पीएम के वॉर्सो दौरे की अहमियत को समझ पाएंगे। पोलैंड दौरे पर पीएम मोदी जामनगर कोल्हापुर से जुड़े महाराजा मेमोरियल पर भी जाएंगे। इस मेमोरियल का इतिहास वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध की एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है, जिसके लिए पोलैंड आज भी भारत का कृतज्ञ। तत्कालीन नवानगर के शासक दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा ने सोवियत संघ से निकाले गए 1000 से ज्यादा पोलिश महिलाओं और बच्चों को रखने के लिए एक शिविर की स्थापना की थी। इसके तुरंत बाद कोल्हापुर शहर के पास एक और केंद्र स्थापित किया गया। इसमें लगभग 5000 पोलिश शरणार्थियों को रखा गया। इस घटना की याद में वॉर्सो में मेमोरियल की स्थापना की गई थी।
अब बात भारतीय झंडे में इस्तेमाल होने वाले कपड़े पर मचे कलेश की। इसकी वजह है भारत के झंडे में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा पॉलिएस्टर कपड़ा। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अखबार में लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने पॉलिएस्टर झंडों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की है और सरकार से मांग की है कि तिरंगे झंडे में सिर्फ और सिर्फ खादी के कपड़े का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने लिखा है कि सरकार पॉलिएस्टर को खादी के बराबर महत्व दे रही है, जो सही नहीं है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे वक्त में जब सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है तो उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। खादी के मुद्दे पर सोनिया गांधी के सियासी हमले का अगर वर्गीकरण करें तो मुख्यतः ये दो आधार पर दिखता है। पहला आधार ऐतिहासिक है, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश की आजादी की लड़ाई में खादी का अहम योगदान रहा है, इसलिए गौरवशाली अतीत को ध्यान में रखते हुए इसी कपड़े का झंडा होना चाहिए। सोनिया गांधी का दूसरा आधार आर्थिक है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पॉलिएस्टर झंडे के लिए ज्यादातर कच्चा माल चीन से आयात किया जाता है, जो आत्मनिर्भर भारत के नारों के उलट है। इन दो आधारों पर सरकार की आलोचना करने के साथ साथ सोनिया गांधी ने फ्लैग कोड यानी झंडा संहिता में बदलाव के लिए भी सरकार पर हमला किया। उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सरकार ने मिशन निर्मित पॉलिएस्टर बंटिंग को शामिल करने के लिए ध्वज संहिता में संशोधन किया। साथ ही पॉलिएस्टर के झंडे को जीएसटी से छूट दी गई। खादी के झंडे को टैक्स के दायरे में रखा गया, जिससे खादी के कपड़े से बने झंडे की मांग घट गई और पॉलिएस्टर के झंडे की डिमांड बढ़ गई। आपको बता दें कि बंटिंग एक सजावटी कपड़ा होता है, जिसे अक्सर झंडे, बैनर और अन्य सजावटी वस्त्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कपड़ा आमतौर पर पॉलिएस्टर या किसी दूसरी टिकाऊ सामग्री से बना होता है, ताकि ये मौसम प्रतिरोधी हो और लंबे समय तक चले। सोनिया गांधी के इस लेख के बाद कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे नेता सरकार पर हमला कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि असल मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश। राहुल गांधी कांग्रेस पहले भ्रम रोज फैलाते थे, अब उनकी माताजी भी आ गई भ्रम फैलाने में। पॉलिएस्टर यहाँ 10 मिलियन टन की कैपेसिटी है भारत में, 7 मिलियन टन उसके बन रहे हैं कपड़े। ये बेकार की बातों को देश में भ्रम फैलाना माँ बेटे का काम रह गया। लिखा है, बिल्कुल तथ्य लिखा है और सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए कैसे इस पूरी इंडस्ट्री को खत्म करना। लिखा है, बिल्कुल तथ्य लिखा है और सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए कैसे इस पूरी इंडस्ट्री को खत्म करना। वैसे सोनिया गांधी जिस फ्लैग कोड में बदलाव की बात कर रही हैं वो 2022 में आया था। इसमें झंडे के कपड़े को लेकर इसे फहराने तक के नियम में कई बदलाव हुए थे। 2022 से पहले हाथ से बुना और काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत थी, लेकिन नए कोड में मशीन से बना हुआ कपास, ऊन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहरा सकते हैं। साथ ही अब पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। सरकार ने 2022 में फ्लैग कोड में बदलाव क्यों किया था, यह भी उस समय बताया गया था। 2022 में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। इसके तहत देश भर में 20 करोड़ घरों में लगातार 3 दिन तक तिरंगा फहराने की योजना बनी। इतने बड़े पैमाने पर हाथ से बने खादी के झंडे की सप्लाई मुश्किल थी, इसीलिए फ्लैग कोड में मशीन से बने झंडे और पॉलिएस्टर के झंडे को शामिल किया गया था। सोनिया गांधी ने अपने लेख में यह भी आरोप लगाया है कि पॉलिएस्टर के झंडे के कारण खादी उद्योग को नुकसान पहुंचा। हालांकि खादी ग्राम उद्योग के आंकड़े कुछ और ही तस्वीर बता रहे हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2013-14 में खादी और ग्राम उद्योग उत्पादों का प्रोडक्शन 26,109 करोड़ रुपए का था, जबकि वर्ष 2023-24 में ये 315% के उछाल के साथ 1,08,297 करोड़ रुपए पहुंच गया। अगर पिछले 10 वर्षों में खादी के कपड़ों के उत्पादन की बात करें तो 2013-14 में खादी के कपड़ों का उत्पादन 811 करोड़ रुपए का था, जो कि अब 295% के उछाल के साथ वर्ष 2023-24 में 3,206 करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच गया है, यानी करीब 4 गुना हो गया। फिक्र आपकी मैं अब बात बिना परीक्षा आईएएस बनाने वाले सिस्टम यानी लैटरल एंट्री के एपिसोड 2 की। कल फिक्र में हमने दर्शकों को बताया था कि यूपीएससी ने 45 पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली। इसमें आरक्षण नहीं होने पर घनघोर राजनीति हो रही है। आज का अपडेट यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इस भर्ती को वापस ले लिया गया है। इस
जिसके बाद विपक्ष इसे वापस लेने के लिए मजबूर करने का क्रेडिट ले रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का दावा है कि पीएम मोदी की सामाजिक न्याय वाली सोच के कारण यूपीएससी ने इसे वापस लिया। हमने इसी खबर पर फिक्र वाली फाइल तैयार की है, जिसमें आपको इस खबर के सारे पक्ष समझ में आ जाएंगे। शनिवार को यूपीएससी ने लैटरल एंट्री का एक विज्ञापन निकाला। इसके तहत अलग अलग विभागों में 45 आईएएस रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति होने वाली थी। चूंकि यह विज्ञापन अलग अलग विभागों के लिए थे, एक ग्रुप में नहीं था, इसीलिए इसमें आरक्षण लागू नहीं हो रहा था। इसका विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे आरएसएस के लोगों की नियुक्ति का माध्यम बताया। करीब करीब पूरे विपक्ष ने इस नियुक्ति में आरक्षण लागू नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस विज्ञापन को वापस लेने का निर्देश दिया। इसके लिए केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई जाए। प्रधानमंत्री का विश्वास है कि हमारे लैटरल एंट्री हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के समान होनी चाहिए। विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। फैसला वापस लेने के बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस सामाजिक न्याय की ओर है, इसीलिए इसे वापस लिया गया है। जबकि राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की लैटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। सरकार में सहयोगी चिराग पासवान लैटरल एंट्री वाले विज्ञापन से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा है कि सरकारी नियुक्ति में आरक्षण होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। कुल मिलाकर यूपीएससी का करीब 72 घंटे पुराना विज्ञापन वापस हो चुका है। अब रेस क्रेडिट लेने की है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस क्रेडिट की लड़ाई में काफी सक्रिय हैं। सत्ता पक्ष पीएम मोदी को और विपक्ष के जो दल है वो अपने अपने नेताओं को इसका क्रेडिट देना है। रिजर्वेशन के बिंदु पे प्रधानमंत्री जी हमेशा गरीबों के साथ खड़े मिलते हैं। इस प्रकरण में भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। हम प्रधानमंत्री जी की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं इस निर्णय के लिए। ये फैसला असंवैधानिक था, ये संविधान पर प्रहार था, ये इस देश के दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आरक्षण पर प्रहार था। और मोदी जी इसमें बिल्कुल भी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये साजिश आपकी नाक के नीचे रची गई थी। एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हो, 2 पद एक सलाहकार बनाते हो, उसमें आरक्षण की बात आती है कि नहीं, इतना महत्व नहीं रखता है। पर जब आप 45 लोगों को एक साथ सीधी बहाली करा रहे हो सरकार में, केंद्र सरकार में, तो ये सवाल तो निश्चित उठेगा। कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लैटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? वैसे इस मामले में टीवी 9 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शीर्ष स्तर पर चर्चा के बाद लैटरल एंट्री का विज्ञापन वापस लिया गया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लैटरल एंट्री निष्पक्ष हो, वंचित समुदायों की प्रतिभा को मौका मिले। इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि सरकार भर्ती में लैटरल एंट्री मैकेनिज्म की समग्र समीक्षा करेगी। हालांकि इसका मौजूदा लैटरल भर्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजनीतिक दलों से भी सरकार इस मामले में सुझाव का स्वागत करेगी। फिक्र के लेंस से देखें तो उन प्रवक्ताओं के लिए आज का दिन काफी मुश्किल रहा होगा जो कल तक सरकार के लैटरल एंट्री वाले विज्ञापन का बचाव कर रहे थे और आज उन्हें उस विज्ञापन को वापस लेने के फैसले का भी बचाव करना पड़ रहा है। वैसे राजनीति के मोड़ ऐसे ही तीव्र और घुमावदार होते हैं। इसमें कभी कभी अचानक स्टीयरिंग मोड़ना पड़ता है। इसका अंदाजा हमें नहीं होता है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये आजकल राजनीति के जरूरी और बहुमूल्य गुणों में से एक है। अब राजनीति की वो खबर जिसका एपिसेंटर दिल्ली से झारखंड की राजधानी रांची तक है। इस खबर के केंद्र में जेएमएम के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम चंपई सोरेन है। झारखंड टाइगर की पहचान रखने वाले इस नेता का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, पिछले 100 घंटे से इस पर सस्पेंस कायम है। इस खबर को समझने के लिए पूरी क्रोनोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। शुक्रवार को यह खबर आई कि चंपई सोरेन बीजेपी के संपर्क में है। रविवार को दिल्ली पहुंच गए तो अटकलें लगी कि चंपई सोरेन किसी भी वक्त बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।
लेकिन अब तक ना तो वो बीजेपी के रथ पर सवार हुए और ना ही आधिकारिक तौर पर जेएम का साथ छोड़ा। हाँ, इतना जरूर है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर चंपई ने बागी तेवर दिखा दिया, अपनी प्रोफाइल से पार्टी का नाम हटा लिया। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अपनी ही पार्टी में उनका अपमान किया गया। इशारा हेमंत सोरेन की तरफ था। तो सवाल यह है कि चंपई सोरेन अब बीजेपी में जाएंगे या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। खैर, इसका जवाब तो आने वाले वक्त में मिल ही जाएगा, लेकिन अब तक उनके बीजेपी की तरफ जाने की ही अटकलें हैं। तो फिर सवाल उठता है कि जब रविवार से चंपई सोरेन दिल्ली में है तो बीजेपी ने कोई फैसला क्यों नहीं लिया? क्या मामला कहीं फंस रहा है? TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से पता चला है कि चंपई सोरेन का बीजेपी ज्वाइन करना तय है, लेकिन उनको शामिल करवाने को लेकर बीजेपी किसी हड़बड़ी में नहीं। पहले बीजेपी उनसे होने वाले फायदे और नुकसान का आकलन कर रही है। कहा जा रहा है कि चंपई को राज्य में अपने लिए विक्टिम कार्ड खेलना होगा ताकि उनके पक्ष में आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। विक्टिम कार्ड से मतलब यह है कि अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों और हेमंत सोरेन द्वारा अचानक बिना बताए हटाने के मुद्दे को लेकर अपने समाज के लोगों के बीच सहानुभूति बटोरें। चंपई झारखंड में जेएमएम के नाराज नेताओं को टटोलकर अपनी लॉबी भी तैयार करेंगे। इसके अलावा उन्हें झारखंड में जेएमएम खासकर हेमंत सोरेन के खिलाफ माहौल बनाना होगा। एक हफ्ते तक बीजेपी उनके कदम को देखेगी और जमीन पर होने वाले उसके असर को परखेगी, तब जाकर कोई फैसला हो सकेगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी किसी भी तरह से ये नहीं चाहती कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने का आरोप उसके ऊपर लगे और इस पूरे मसले को करीब से हैंडल करने वाले असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा चंपई सोरेन के रेगुलर टच में हैं। चंपई कह रहे हैं कि वो निजी काम से दिल्ली में हैं, तो बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि फैसला आला कमान लेगा। बात हुई क्या? नहीं, हम किसी से मुलाकात नहीं, अपना हम निजी काम में। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी उसके लिए क्या अभी तो कौन ये सब कह रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। चंपई सोरेन से आपका कोई संपर्क? नहीं, हमारा कोई संपर्क नहीं। अरे भोग का दल तय करता, हम तो कार्यकर्ता है, सामान्य कार्यकर्ता है। चर्चा है जो चंपई के साथ। अरे आप जैसा कोई पत्रकार चर्चा किए हैं, हम कभी चर्चा किए हैं क्या? हम तो कल भी बोले कि जेएमएम के साथ है, गुरुजी के साथ है, हेमंत बाबू के साथ है। ऑफिशियली जिस दिन कोई कहेगा, बीजेपी का कोई ऑफिशियली कहेगा या उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आएगा तो फिर ऑफिशियल बात करेंगे। झारखंड में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने, इससे पहले सारे दांवपेच एसटी सीट और आदिवासी वोट को लेकर लगाए जा रहे हैं। सवाल है कि आदिवासी वोट इतना अहमियत क्यों रखता है? एक्सक्यूज मी। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड की कुल आबादी 3 करोड़ 30 लाख है। इसमें 86 लाख आदिवासी हैं, यानी कुल आबादी का 26%। ये वोट बैंक सरकार बनाने में सबसे बड़ा फैक्टर है। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं, इनमें 26 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, यानी 35% सीटें। 2019 में इन 28 सीटों में जेएमएम को सबसे ज्यादा 19 सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में 6 सीट गई थी, जबकि बीजेपी को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। 1 सीट झारखंड विकास मोर्चा को मिली थी। अगर लोकसभा के लिहाज से देखें तो राज्य की 14 में से 5 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। इस बार 5 की 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में गई। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में शानदार प्रदर्शन करने वाले बीजेपी झारखंड में भी वही दोहराना चाहती है। इसीलिए पार्टी जल्दबाजी में कोई फैसला करते हुए नहीं दिखना चाहती। कोशिश यह है कि आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाकर इंडिया गठबंधन को कमजोर किया जाए। बीजेपी के इस प्लान में चंपई सोरेन फायदा पहुंचा पाएंगे या नहीं, अब यह समझते हैं। अलग झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ रहे चंपई सोरेन को राज्य का बड़ा आदिवासी चेहरा माना जाता है। चंपई सोरेन झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से आते हैं। इन्हें कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है। कोल्हान क्षेत्र में विधानसभा की 14 सीटें हैं, जिन पर चंपई सोरेन की पकड़ बताई जाती है। इस समय कोल्हान में 11 विधायक जेएमएम के हैं, 2 कांग्रेस के हैं और 1 निर्दलीय विधायक है, यानी बीजेपी इस इलाके में 0 है। माना जाता है कि जेएमएम को आदिवासी समुदाय का वोट मिलने में चंपई का योगदान बहुत बड़ा है। इसी वजह से अगर वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए तो आदिवासी वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। अगर चंपई बीजेपी में आए तो क्या फायदा हो सकता है, ये भी जान लेते हैं।
जेएमएम के आदिवासी वोट में बीजेपी सेंध लगा सकती है। झारखंड में सरकार बनाने का रास्ता इसी वोट बैंक से होकर गुजरता है। कोल्हान इलाके की 14 सीटों पर बीजेपी की एंट्री आसान हो सकती है। चंपई सोरेन की वजह से आदिवासी सेंटिमेंट का फायदा मिल सकता है। पार्टी को हेमंत सोरेन के खिलाफ हमला करने वाला मजबूत आदिवासी नेता मिल जाएगा। फिक्र में अब आपको एंटीना वाली कूटनीति दिखाते हैं। भारत के लोगों ने कुछ दशक पहले अपने टेलीविजन का एंटीना घुमा घुमा कर कभी ना कभी ठीक जरूर किया होगा। हम सभी ने ऐसा किया, लेकिन हम स्ट्रीमिंग युग के डिफेंस एंटीना की बात कर रहे हैं और यह जरा दूजे किस्म का है। इस एंटीना में कूटनीति के हाई इंटेंसिटी सिग्नल है। यह एंटीना जापानी है, लेकिन इसके पीछे जो कूटनीति है वो शुद्ध हिंदुस्तानी है और इसे जरा सा घुमा दें तो खेल हो जाता है। अब जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो चीन के जो बॉस हैं उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इन तस्वीरों को देखिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक साथ बैठे हैं। दूसरी तरफ जापान के रक्षा मंत्री के साथ विदेश मंत्री बैठी हैं। इस मीटिंग में एंटी चाइना एंटीना पर बात हुई है और पूरी संभावना है कि यह जापानी एंटीना बहुत जल्दी भारत आने वाला है। इसकी खास बात यह है कि एंटीना चाइनीज सिग्नल पकड़ने में माहिर है। इसका नाम है नोरा 50। इसके बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं। इंडियन नेवी के जहाजों पर तैनात होगा जापानी एंटीना नोरा 50। जापान का यह एंटीना टेक्निकल एयर नेविगेशन सिस्टम है और साथ में ये कम्युनिकेशन सिस्टम भी है जो कि बहुत हाईटेक है। यह एंटीना सभी दिशाओं से सिग्नल को डिटेक्ट करने में माहिर है। यह एंटीना समंदर में दुश्मन की मिसाइल्स को पहले ही डिटेक्ट कर लेगा। यह एंटीना दुश्मन के ड्रोन्स और फाइटर जेट की हलचल पर अलर्ट देगा। यह एंटीना अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर खुद को आसानी से एडजस्ट कर लेता है। इस एंटीना में एडवांस्ड फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी है, यानी एंटीना मिलिट्री ड्रिल और दुश्मन के हमले में फर्क करने में माहिर है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि समंदर में इस जापानी एंटीना की तैनाती से चीन पर किस तरह का अंकुश लग जाएगा और भारतीय नेवी को कितनी मदद मिलेगी। दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने भारत और जापान की डिफेंस पार्टनरशिप का जिक्र किया। उन्होंने इंडो पैसिफिक में शांति स्थापित करने के प्रयासों पर जोर दिया। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आज की हमारी डिस्कशंस के माध्यम से हम अपने डिफेंस पार्टनरशिप में हमारे कमिटमेंट को और मजबूत करेंगे और मौजूदा ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए इंडिया और जापान की पार्टनरशिप भी मैं मानता हूं बहुत ही यह महत्वपूर्ण है। यह पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रीडम, इंक्लूसिविटी और प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन अब हम अपने खबरों के एंटीना को घुमाते हैं और आपको दिखाते हैं टॉप 9। रायबरेली में हत्या में मारे गए दलित अर्जुन पासी के घर पहुंचे राहुल गांधी। मां और पिता से बातचीत की, कहा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे। अर्जुन पासी की 9 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार से मनन मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन और महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल को बनाया गया उम्मीदवार। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर योगी सरकार मुस्तैद। एसटीएफ के रेडार पर 1541 अपराधी। यूपी के 67 जिलों में 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच होगी प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा। कल 20 राज्यों में जहां ईडी का दफ्तर है वहां कांग्रेस 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 22 अगस्त को ईडी दफ्तर के घेराव का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस। थाने के अंबरनाथ में हिट एंड रन का खौफनाक वीडियो। एसयूवी चालक ने एक व्यक्ति को कार से धक्का देकर घसीटा, यू टर्न लिया और फिर दूसरी कार से टकराया। फिलहाल पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद मामले का संज्ञान लिया। टीआरएआई ने मैसेजिंग सेवाओं के दुरुपयोग और धोखाधड़ी को रोकने के लिए जारी किए निर्देश। 1 सितंबर से मैसेज में यूआरएल, ओटीटी लिंक या कॉल बैक नंबर वाले संदेश भेजने पर भी लगेगी रोक। एम्स ने संदिग्ध मंकी पॉक्स रोगियों के प्रबंधन के लिए जारी की गाइडलाइंस। इसमें आपातकालीन विभाग में मंकी पॉक्स मामलों को संभालने के लिए आवश्यक कदम बताए गए। प्रवर्तन निदेशालय में तैनात एक अधिकारी आलोक कुमार रंजन ने की आत्महत्या। रेलवे ट्रैक पर मिला शव। आलोक कुमार एक कथित भ्रष्टाचार मामले में ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में। आईसीसी ने बांग्लादेश से छीनी महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी। अब 3 अक्टूबर से यूएई में होगा आयोजन। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और यूके ने अपने नागरिकों को बांग्लादेश न जाने की एडवाइजरी जारी की थी।